નમસ્કાર મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક નેચર ક્લબ સુરત કોએક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન અને વાઇલ્ડલાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વાઇલ્ડલાઇફ વેબિનાર સિરીઝ આજે 27મા દિવસે આવી પહોંચી છે. જે અઠવાડિયા માટે ચાલુ થઈ હતી આજે 27મા દિવસે આવી પહોંચી છે, જે એક ખૂબ જ સરસ અને અદ્ભુત વાત છે. જેમ આપણે ગઈકાલે અનીશ અંધેરિયા સર સાથે જે એક સરસ ક્વેશ્ચન આન્સરનું સેશન રાખ્યું હતું, એવી જ રીતે આજે આપણી સાથે એનસીએફ એટલે કે નેચર કન્ઝર્વેશન ફાઉન્ડેશનના સાયન્ટિસ્ટ ડોક્ટર કે.એસ. ગોપી સુંદર સર જોડાયા છે, જેમણે સારસ ઉપર ખૂબ જ કામ કર્યું છે. ભારતભરમાં નહીં પણ ભારતભરની આજુબાજુ બીજા દેશોમાં પણ કામ કર્યું છે. તો આવો એમનો વધુ સમય ના બગાડે એમને રિક્વેસ્ટ કરીશું કે સેશનની શરૂઆત કરે. સર પ્લીઝ स्टार्ट द सेशन. अच्छा, नमस्ते. मेरा गुजराती तो बहुत कम है, बस मैं बोलता हूँ केम छो तो लोग बोलते हैं सारस छे, तो मेरा गुजराती तो उतने में ही सीमित है. तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि ये आपको दिखाने के लिए कि सारस जो हम लोग 1998 से इंडिया में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस कंडीशंस में रहता है, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, और उसका जो मोटा मोटा जो फाइंडिंग्स है जो वो मैं आपसे शेयर करने का कोशिश करूंगा. ये माध्यम होगा बहुत ही सिंपल, सिर्फ फोटोग्राफ्स और सिर्फ बातचीत में, और एक दो मैं आपको नक्शा और ग्राफ्स दिखाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको बिल्कुल ही देखने में समझ में आए कि क्या फाइंडिंग हो रहा है. और इसके बाद पूरा प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में थोड़ा रुकना चाहेंगे या थोड़ा टाइम रहेगा तो फिर जरूर उसको करेंगे. तो मैं अभी थोड़ा सा मैं आपका ये शेयर कर दूं ताकि मैं पावर पॉइंट से शुरू कर दूंगा. तो मेरा टॉक के लिए मैंने जानबूझ के इसको सारस क्रेन्स इन द कंट्री साइड लिखा है, क्योंकि ये एक प्रजाति ऐसा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में या जंगल में या जहां पे ज्यादातर वाइल्ड लाइफ लोग स्टडी करने जाते हैं उस क्षेत्र में न रह के ये जो बिल्कुल ही जो हम बीहड़ समझते हैं, जो एग्रीकल्चरल एरियाज जो हम लोग बिल्कुल ही वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम जाते हैं वैसे जनरली एक रूप से, तो वहां पे मिलने वाला प्रजाति है. और ये एक 99.9% जो इसका इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज रहता है. तो इस प्रजाति को बचाने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम है वो इसके लिए उचित शायद नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका इन एरिया से बाहर है. तो सारस एक प्रजाति है क्रेन का, और क्रेन का जो है पूरा दुनिया में 15 प्रजातियां हैं, और ये एक बहुत ही एक एंडेंजर्ड फैमिली है चिड़ियों का और पक्षियों का, क्योंकि 15 में 11 इसमें या तो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल माना जाता है, यानी विलुप्ति की कगार में है ये. और पूरा दुनिया में जो क्रेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक नेशनल ज्योग्राफिक ने एक स्पेशल फीचर किया था क्रेन्स के ऊपर, तो हम लोगों ने उनको मदद किया था ये मैप वगैरह करने के लिए. तो इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया में बहुत ज्यादा क्रेन्स का रहने का बहुत ज्यादा प्रजातियों का है. तो एशिया का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रेन्स के दुनिया में क्रेन्स का देखभाल करने में. और नेक्स्ट में आएगा अफ्रीका, और फिर यूएस में है 2 प्रजाति. और ऐसे होते हुए 15 प्रजातियों में सिर्फ 4 या 5 प्रजातियों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है. और गुजरात तो खैर उसका लीडर रहा है, आशिता मुखर्जी और डॉक्टर पराशरिया वगैरह वहां पे काफी सालों से काम करते आए हैं, फॉर्मली जो साइंटिफिक रूप से काम करते आए हैं. और जो इनफॉर्मली या अनसाइंटिफिक मान लीजिए तो वो तो काफी लोग हैं गुजरात में, कंदर्प काटजू और अनेक लोग हैं जो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं. तो सारस तो 3 पॉपुलेशन मान लीजिए 3 में पाया जाता है. इस नक्शा में इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये सारस के बारे में बहुत कम लोगों को पहचान है कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है. और ये प्रजाति का जो सब स्पीशीज या स्पीशीज या जो भी जो जेनेटिक्स का जो विश्लेषण हुआ है, साइंटिफिक फाइंडिंग्स हुआ है, वो यही है कि तीनों जो है एक ही मोरलेस एक ही स्पीशीज है. अगर आप चाहे तो इनको स्प्लिट कर सकते हैं 3 सब स्पीशीज में, या तो आप उनको एक ही स्पीशीज लेके उसको चला सकते हैं. और आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बड़ा सा पॉपुलेशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में है. और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉपुलेशन है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वो जो है बहुत ही बिखरी हुई पॉपुलेशन है और बहुत ही एंडेंजर्ड पॉपुलेशन है. और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन के बारे में बहुत ही कम पता है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दूंगा आज के दिन. तो सारस इस तरह के क्षेत्र में पाया जाता है जो वो अनेक अलग पक्षियों के साथ भी वो शेयर करता है, क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एरियाज है वो बहुत ही पक्षियों के लिए और अनेक जानवर के लिए बहुत ही रिच है. और सारस एक तरह का एक आइकॉनिक स्पीशीज है, या एक अम्ब्रेला स्पीशीज मान लीजिए, जो हमारे एग्रीकल्चरल क्षेत्रों में एक संतुलन बनाने का एक चिन्ह बन सकता है. यहाँ पे सारस तो आप लोग जानते होंगे कि सारस टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है, यानी उड़ने वाले जो प्रजातियों में जो उनका ऊंचाई है जब वो खड़े हैं तो वो सबसे ऊंचा है. और 6 फीट से ज्यादा भी यहाँ पे सारस इंडिया में मिलता है. जब खड़े हुए हैं वो 6 फीट से ज्यादा होता है.
और इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत बड़े बड़े जानवर का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे नीलगाय है इंडिया का सबसे बड़ा एंटीलोप, सारस है दुनिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। इन दोनों का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में प्रोटेक्टेड एरियाज में न रह के कंट्री साइड में एग्रीकल्चरल क्षेत्रों में है। और इस तरह का जो सीनरी है वो इंडियन वाइल्ड लाइफ, इंडियन के कंट्री साइड में कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही कॉमन है, जो सारस के लिए फार्मर्स कुछ नए नहीं है, फार्मर के लिए सारस कुछ नया नहीं है। ये बहुत सालों से एक दूसरे के साथ चलते आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक संतुलन का एक एग्जाम्पल, एक प्रतिचिन्ह बन गया है पूरा दुनिया में कि सारस और जिस हिसाब से किसान हमारे खेत चलाते हैं और किस हिसाब से पक्षियों के साथ रहते हैं, वो पूरा दुनिया का एक एग्जाम्पल बन चुका है। और सारस इस तरह का प्रजाति है जो हिमालय से लेके जहाँ पे बिल्कुल बर्फीली हो जाती है और एक आध सीजन के बाद वहां पे रहने लायक नहीं होता है क्योंकि बहुत ठंड हो जाता है, वहां से लेके पूरा नीचे हमारे अरावलीज और सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स और महाराष्ट्र तक बहुत ही अलग अलग कंट्री साइड्स में रहने वाला प्रजाति है, जो बहुत ही कम लोगों को पता था। लोग समझते थे कि ये सिर्फ चावल के क्षेत्रों में पाया जाता है, मगर अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये काफी अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। एक्सक्यूज मी। और इसका इंडियन कल्चर में बहुत ही पुराना एक संबंध है, एक हम लोगों का नाता है। ये माना जाता है कि रामायण लिखने से पहले जब वाल्मीकि जी इलाहाबाद के गंगा के किनारे तट पे वो घूम रहे थे सोचते हुए कि कैसे लिखे रामायण को, तो उनको दो नाचते हुए सारस दिखे और एक को जो है एक हंटर ने आके मार दिया और उन वाल्मीकि जी की मुंह से जो शाप निकला वो एक पोयम के माध्यम से निकला और रामायण का जो पहला पुस्तक है वो उसी पोयम से शुरू होता है। क्राउंच वध बोलते हैं उसको, क्योंकि क्राउंच जो है वो सारस को बोलते हैं। तो इसका जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट का जो हमारे कल्चर में है वो काफी पुराना है। और ये चीज आपको हर जगह जहां पे सारस है वो मिलेगा। जैसे ये एक कहानी है नेपाल का, जो प्रिंस सिद्धार्थ जो बुद्धा बनने से पहले जो वो प्रिंस थे, तो उन्होंने माना जाता है कि लुम्बिनी के क्षेत्र में उन्होंने एक सारस को बचाया था और उसको जो है फिर से वापस छोड़ने का कोशिश किया था, मगर वो कहते हैं कि वो अपना उनको देखभाल करते हुए वो उनके ऊपर ही मर गया। और फिर अगर आप अंकोर वाट में जाएंगे, ये कैम्बोडिया के एक बहुत ही पुराना मंदिर है, उसके साइड में भी आप देख सकते हैं कि काफी अनेक वहां पे चित्रकरण है काफी प्रजातियों का, और उनमें से एक है कि 3 सारस जो है बिल्कुल ही नाचते हुए वहां पे आपको बहुत क्लियरली दिखता है। तो सारस एक और जो इंडिया का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सारस के बारे में, कि साइंटिफिक काम जो बोलते हैं सारस के ऊपर, एक्चुअली औरंगजेब लिखा हूं मैंने, वैसे गलती है, ये जहांगीर, एम्परर जहांगीर ने शुरू किया था और उन्होंने सारस क्रेन के ऊपर गोल्ड का जो बैंगल्स लगा के बैंडिंग किया था बहुत बहुत साल पहले। तो ये पहले आदमी थे जो सारस के ऊपर उन्होंने स्टडीज किया था, और इनके वजह से पहले पता लगा कि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी जितना दिन अडल्ट जो है अंडे के ऊपर बैठता है, इस आदमी ने पहले उसको वाइल्ड में जो है देखते हुए उनका स्टडी किया था। तो सारस हमारे माइथोलॉजी में, हिस्ट्री में और अनेक स्थलों में पूरा दुनिया में जहां जहां पे पाया जाता है, वो लोगों का जो इमेजिनेशन है उनमें से घुसा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा पक्षी है और इतना उसका वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स होता है। और आप यूरोप में देखेंगे तो सारस तो बहुत सारे पेंटिंग्स में इंक्लूडेड है, क्योंकि इसको तो मानते भी है कि द ग्रैंड क्रेन ऑफ इंडिया। और आजकल जो है इसका उपयोग हम लोग काफी अलग अलग चीजों में कर रहे हैं। ये एक अमेरिका का सारस फेस्टिवल में है जहाँ पे क्रेन्स को लेते हुए वो पूरा डांसिंग और आर्ट फेस्टिवल करते हैं, और हम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन में सारस को एक वेटलैंड का जो है एक आइकॉनिक स्पीशीज मानते हुए वेटलैंड्स का स्टडी और बचाव करने का कोशिश करते हैं। तो सारस एक ओमनिवोर हम लोग कहते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि सारस ने ट्यूबर, जो वेटलैंड में या दलदली क्षेत्र में जो ग्रो होता है, वो ट्यूबर को निकाल के खा रहा है और उसका जो बीक से जो है लंबाई दिखता है। और सारस जो है बिल्कुल ही बहुत सारे चीजें डिग करके खाता है, जैसे स्नेल्स है और ट्यूबर्स है, घास है, काफी सारे चीजें जो है वो डिग करके अपना बहुत ही जो स्ट्रांग बीक है उसको यूज करते हुए काफी टाइट सॉइल को भी वो ओपन कर लेता है। बहुत सारे प्रजातियों को खाता है, और अंडे भी खाता है, कछुए के अंडे भी, पक्षियों के अंडे भी, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और जो भी लोगों के लिए हम लोग खेतों में डालते हैं, आलू हो, मटर हो, गेहूं, चावल, हर चीज जो हम सारस के क्षेत्र में, हम जो किसान अपना खेतों में डालता है, वो हर चीज सारस भी खाता है। तो ये ओमनिवोरस है
कि ये वेजिटेरियन फूड भी खाएगा और ये कार्निवोरस फूड भी खाएगा। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि लोग सारस का डांस को बहुत ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली उनका डांस ये होता है कि दोनों जो मिलके जो है ऊपर नीचे छलांग मारते हैं, फिर एक दूसरे के सामने ऐसे बोइंग करते हैं, स्टिक्स को उठा के फेंकते हैं और नाचते हुए कुछ भी आवाज नहीं निकलता है, बहुत ही क्वाइटली नाचते हैं और ये एक्चुअली सारस का डांस है। दोनों मेल और फीमेल एक बार जब उनका गठबंधन हो जाता है तो ये मान के चलते हैं कि ये एक दूसरे को कभी भी छोड़ते नहीं है। गुजरात में तो आपको पता भी है कि काफी जगह में आज के दिन भी शादी के बाद लोगों को वहां पे उनको सारस दिखाने ले जाते हैं और ये माना जाता है कि अगर सारस ने बोल दिया कुछ या यूनिजन कॉल दे दिया तो वो अब उस शादी को जो है ब्लेसिंग दे दिया है। तो क्योंकि एक मेल और फीमेल जो है पूरा लाइफ अपना साथ बिताते हैं और जो भी वो करते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि वो अपना अंडे बचाने के लिए जब बरसात बढ़ता गया तो अंडे बचाने के लिए वो और जो खेतों से और फिर तालाब के आसपास से वो वेजिटेशन लेके अंडे का जो हाइट है वो बढ़ा रहे हैं। दोनों देखभाल करते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि पीछे जो है चावल है और वो जो छोटा सा वेटलैंड चावल के बीच में होता है उसमें वो नेस्टिंग करते हैं। और एक बर्ड जो है मादा हो या नर हो वो नेस्ट के ऊपर पूरा नेस्टिंग को क्लीन कर रही है और फिर दूसरा बर्ड उस नेस्ट को जो है बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। तो मेल और फीमेल साथ में मिलके एक या दो चिक यूजुअली होते हैं जिनका सक्सेसफुल होता है, मगर हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कभी कभी तीन तीन चिक्स को भी वो सक्सेसफुली रेज कर लेते हैं। ये काफी रेयर है, हजारों का जो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन है उसमें 2 या 3 बार मिला है 3 चिक्स सक्सेसफुली रेज करना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इतना बड़ा प्रजाति को चिक्स को एक एक चिक को इस साइज का चिक को उनको 600 से 700 ग्राम का खाना देना पड़ता है डेली। तो आप सोचिए हमारे खेतों में जो हम लोग जिनका वैल्यू बहुत ही कम जानते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, कितना प्रोडक्टिव है, कितना उनको खाना मिल रहा है हमारे खेतों के और कंट्री साइड के एरिया में। तो ये एक बहुत ही एक थोड़ा सा इंडिकेशन है कि हमारा खेतों में सिर्फ खेत ही नहीं मगर बहुत सारे जानवर, बहुत सारे प्रजाति वहां पे पाए जा रहे हैं जो सारस जैसे 3-3 बच्चों को भी बड़ा कर सकता है एक साल में। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारस का बिहेवियर जो है अलग अलग एरिया में थोड़ा सा अलग अलग है। वो मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता दूं। ये जो ब्लू में है मैप में वो उन एरियाज हैं जहां पे जो जोड़े हैं जो बच्चे देते हैं वो एक टेरिटरी बना लेते हैं और उस टेरिटरी को वो पूरा साल छोड़ते नहीं है। और जो टेरिटरी बनने के बाद जो बच्चे वहां से निकल जाते हैं वो फ्लॉक्स में रहते हैं और फ्लॉक्स भी जो है पूरा साल मिलते हैं। ये एक गलत समझ है कि हर साल जो है फ्लॉक्स बनता है। कई जगह ऐसे है कि फ्लॉक्स भी रहते हैं और टेरिटोरियल पेयर्स भी रहते हैं और लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो फ्लॉक्स में रहता है और लगभग 50% जो है वो टेरिटोरियल पेयर्स अलग अलग क्षेत्र में अपना टेरिटरीज बना के रहती है। तो टेरिटोरियल पेयर्स जो है ये जो सारस का बोलने का ढंग है, दोनों मेल और फीमेल दोनों मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो दूर से लगता है कि एक ही जानवर बोल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिजन कॉल, यानी एक दोनों मिलके एक यूनिजन में निकाल रहे हैं या ड्यूएट। तो इस फोटोग्राफ में जो पंख खोला हुआ है वो मेल है, जो पंख बंद करके बोल रही है वो फीमेल है और जो तीसरा है वो नेबर है या कोई और सारस है जिनको लैंड लेने का कोशिश कर रहा है। और सारस इस तरह का प्रजाति है क्योंकि इतना बड़ा है तो वो जितना हो सके उतना वो है फिजिकल फाइटिंग जो है मिनिमाइज करता है, क्योंकि फिजिकल अगर फाइटिंग करेगा इतना बड़ा प्रजाति तो बोन्स का ब्रेक होने का चांसेस होता है। तो सारस में जो है बिना फिजिकल फाइटिंग के बहुत सारे उन्होंने वॉइसेस निकालने का और फिर बिहेवियर्स देने का उन्होंने एवोल्यूशन किया हुआ है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि दो जो जोड़े हैं जिनका ये एरिया है वो तीसरे को बता रहा है कि ये हमारा एरिया है, ये एरिया लिया हुआ है, इनको भगाइए। तो सारस में भी जो है रियल एस्टेट बहुत ही सीरियस बिजनेस है। तो जिन एरियाज में सारस का डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इस तरह का जो बिहेवियर है आपको सवेरे सवेरे देखने को मिलने का बहुत आसानी से चांस है। ये दो जोड़े हैं जो अपना टेरिटरी का जो बॉर्डर में आके एक दूसरे को हर सवेरे बताते हैं कि भाई ये मेरा है और दूसरा फिर बताएगा ये मेरा है। तो ये बिहेवियर जो है पूरा साल आप देख सकते हैं और ये एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि तय करना कि इन दोनों के टेरिटरी के बीच कहां पे है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि इसका फिर हम लोग पूरा इसको फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं कि इसका टेरिटरी कितना बड़ा है और ये एक जोड़ा का क्षेत्र क्या है और दूसरा जोड़ा का क्षेत्र क्या है। तो इस तरह का बिहेवियर जो सारस का है टेरिटोरियल, वो साइंटिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम आ जाता है।
जब ये बोलते हैं तो इनका यूनिजन कॉल आप लोगों ने काफी सुना होगा। गुजरात में तो बहुत ही कॉमन है, सवेरे जब उठते हैं तो आप लोग बहुत ही लकी हैं कि आपको बहुत ज्यादा जगह में ये कॉल सुनने को मिलता है। तो हमारे एक स्टूडेंट अब पूरा इंडिया और नेपाल और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग रिकॉर्ड करके ले आ रहे हैं। और जब आप देखेंगे ये दो अलग अलग जोड़े का एक कॉल्स का जो है रिप्रेजेंटेशन है, और वो स्टूडेंट अब देख रहा है कि क्या एक एक जोड़े का जो कॉल है क्या वो अलग है, क्या वो दूसरे जोड़े से कॉल का जो है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ कॉल से। तो ये अभी एक पढ़ाई चल रही है पूरा इंडिया में, और काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज इसमें निकलने का संभावना है। तो जब सारस जो अपना टेरिटरी बना लेता है, ये एक फोटोग्राफ है इस जोड़े का, थोड़ा सा लगभग उसका 50% ऑफ द टेरिटरी को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सब नीचे स्क्रीन के नीचे जो बहुत ही डार्क एरिया है वो एक दलदलीय क्षेत्र है, और काफी सारे किसान जो है जैसे खेत अलावड़ी बोलते हैं गुजरात में, वही जो प्रैक्टिस है वो काफी पूरा इंडिया में है, जो छोटा छोटा तालाब के हिसाब से या घास वास के घास वगैरह के लिए किसान अपना खेत को छोड़ देते हैं, और सारस उन जगह में आके अपना अंडे देने का जो है वो अभ्यास करती है, क्योंकि वहां पे जब उनका नेस्टिंग का टाइम होता है वो मानसून होता है, जब बरसात होती है, तो बरसात के समय वहां पे किसान बहुत कम आते हैं और उनको वहां पे डिस्टर्बेंस बहुत ही कम होता है। तो ये किसान का आदत की वजह से सारस किसान के साथ आराम से जो है अपना एक ही एरिया में दोनों रह सकते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में काम किया था तो वहां पे किसी ने सारस के ऊपर कुछ भी साइंटिफिक काम किया नहीं था, तो जो भी इंफॉर्मेशन था हम लोगों के पास सिर्फ भरतपुर और गुजरात से था। और भरतपुर और गुजरात के जो क्रेन है बहुत ही शांतिवादी है, और उत्तर प्रदेश के क्रेन जो है बहुत ही वायलेंट है। तो हम लोग जब नेस्टिंग वगैरह का स्टडीज हमने शुरू किया तो हमें पता नहीं था कि ये वहां का सारस आदमी से डरता नहीं है, क्योंकि वहां का किसान जो है सारस को मारता नहीं है। तो जब हम अंडे मेजर वगैरह करने के लिए या चिक्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हमें छल्ले लगाना था स्टडीज के लिए, वो भी मैं आपको एक दो चित्र दिखाऊंगा जहां पे हमने छल्ले लगाया हुआ है, तो सारस हम लोगों को अटैक करता था। तो ये जो बिहेवियर है ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेटर है कि आदमी सारस को वहां पे मारता ही नहीं है, और सारस इतना कॉन्फिडेंट है कि इस तरह का बिहेवियर वो आदमी के खिलाफ दिखा रहा है, ना कि कोई प्रेडेटर या ना कि कोई दूसरा जानवर। तो ये एक इंडिया का बहुत ही यूनिक एक बिहेवियरल चीज है जो आपको पूरा दुनिया में काश ही कोई भी क्रेन पे या कोई भी प्रजाति पे मिले, क्योंकि इंडिया का जो किसान है जिस हिसाब से वो अपना पशु पक्षी को देखभाल करते हैं खेती के साथ, वो पूरा दुनिया में शायद ही आपको देखने को मिले। अपना एरिया में वो अपना बच्चे को बड़े करते हैं, और ये भी एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि कई महीने बच्चे अपने साथ रहते हैं। तो फिर हम पूरा का पूरा जब अलग अलग जोड़े को विजिट कर रहे हैं तो 2-3 महीने में हम लोग पूरा एक एरिया का जो भी जोड़े हैं विजिट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि किसमें बच्चा बच गया, किसमें एक है, किसमें दो है। और हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जो भी जोड़ा थोड़ा बहुत तालाब है उनका टेरिटरी के अंदर, उन लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है बच्चे को बड़ा करने के लिए, और जहां जहां पे छोटा छोटा वेटलैंड है या बड़ा बड़ा वेटलैंड है उन जोड़ों के पास बच्चे ज्यादा होते हैं हर साल। और ये एक चित्र है उत्तर प्रदेश से, जहां पे जोड़ों का जो है संख्या बहुत बड़ा है। ये चित्र जो है गुजरात में आपको सिर्फ समर में देखने को मिलता है ज्यादातर, क्यों जब ये वेटलैंड्स और पानी बहुत कम हो जाता है। तो ये एक चित्र है जो सारस के बच्चे को हम लोगों ने पकड़ के इस तरह का छल्ले लगाया था, और अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं ताकि हम हर एक पक्षी को अलग अलग तरीके से पहचान सके। तो ये जो है हम लोग 12 साल से इस पक्षी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जब से हम इसको बैंडिंग किया था, और ये एक मेल पक्षी निकला। और क्रेन्स में एक बहुत ही अनोखी चीज है कि मेल अपना जो जहां से वो जन्मा था वहां पे उस एरिया में वापस आएगा, और फीमेल है तो जन्म स्थल से दूर जाएंगे ताकि उनका जेनेटिक्स जो है दूसरी जगह में बढ़े। और ये जो पक्षी आप देख रहे हैं जिस एरिया में वो जन्मा था बिल्कुल उसका बगल वाला टेरिटरी उसने अब ले लिया है, और अब वहां पे उसने एक टेरिटरी शुरू कर दिया है और अंडे वंडे देने का काम शुरू कर दिया है। तो ये एक पहली बार हम लोग सारस के ऊपर 10-20 लॉन्ग टर्म स्टडी जो कहते हैं वो हम करने के लिए थोड़ा सा तैयार हो गए हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हम गुजरात में भी इस तरह का स्टडीज करें, और हो सकता है कि हम वहां पे भी शुरू करें। ये एक और है जिसपे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लेफ्ट में सिंगल एक बैंड लगाया था ब्लैक वाला, वो राइट हैंड लेग पे है। और ये एक साल में जब इनको दो चिक्स हो गया था तो किसी ने इसका फोटो लेके मुझे भेजा था कि देखिए आपका जो प्रजाति है वो आपका जो सारस है उसने इस साल भी जो है चिक्स दिया है। और दूसरा पॉपुलेशन जो बिहेवियर है वो आप ब्लू में देख सकते हैं नक्शे में कि कहां कहां पे है।
और ये गुजरात का जो थोड़ा सा ड्राई वाला क्षेत्र है वो ये बिहेवियर मिलेगा आपको कि जो टेरिटोरियल पेयर है जो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में वो टेरिटरी में रहता है, और फिर जब समर हो जाता है और पानी बिल्कुल ही कम हो जाता है तो फिर वो बड़े बड़े झुंड में अपना जो रिजर्वायर्स में है वहां पे जाके वो जुड़ जाते हैं। तो इस तरह का क्षेत्र है जो यूजुअली बहुत ही ड्राई हो जाता है, और इन तरह का सारस जो है आपको अपना टेरिटरी में सिर्फ पानी के समय यानी मानसून के समय या सिर्फ मानसून के बस तुरंत बाद मिलेंगे आपको। और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े झुंड जो गांवों के पास भी होते हैं, और लोग वहां पे उनको ज्यादा तंग भी नहीं करते हैं। और तीसरा एक बहुत ही छोटा पॉपुलेशन है जो मैंने आपको फोटो पहले भी दिखाया था, ये हिमाचल प्रदेश में है, जहां पे वहां पे जाके वो टेरिटोरियल पे ब्रीडिंग करते हैं, और फिर विंटर में इतना ठंड हो जाता है हिमालयस की वजह से कि वो माइग्रेट करना, उनको मजबूरन माइग्रेट करना पड़ता है, और वो शायद पंजाब जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में विंटरिंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस चित्र में जो आपको येलो येलो जो दिख रहा है बीच बीच में, उन एरियाज में हम लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं, और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हम इसको कैसे करते हैं। तो एक एक जोड़े को हम लोग पहचान लेते हैं क्योंकि ये टेरिटोरियल होते हैं। मैंने आपको काफी फोटोग्राफ्स दिखाया कि वो उनका बिहेवियर कैसे होता है और उनको कैसे पहचाने। तो एक एक अलग अलग टेरिटरी का हमने अलग अलग सर्कल जो है ये दिखा रहा है, और उस साल जो पेयर को एक चिक हुआ, जिस पेयर को दो चिक हुआ, वो अलग अलग रंग से हम लोगों ने दिया हुआ है। और आप इस चित्र से देख सकते हैं कि एक साल में जो है हर एक सारस एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि काफी सारे थ्रेट्स है जो मैं टॉक के जो एंडिंग है जब मैं आपको बताऊंगा कि इनका थ्रेट्स क्या क्या है। तो अगर आप पूरा इंडिया का सिचुएशन देख लेंगे जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 1000 जोड़ों को हम लोग हर साल फॉलो करते हैं। इस साल में हमको जो है ऑलमोस्ट 800 पेयर जोड़े मिले थे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लू है वो जोड़े हैं जिनको बच्चे हैं नहीं, और अलग जो रंग है वो जोड़े हैं जिनको या एक या दो बच्चे हुए थे। और लगभग आप देख सकते हैं कि 30% के आसपास हर साल सारस का जो जोड़े हैं उनको बच्चे होते हैं। ये 15-16 का जो डेटा है, और फिर ये है 16-17 का। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा ताकि आप देख सकते हैं कि ये अगर हम वापस जाएंगे और आप कोई भी क्षेत्र जैसे गुजरात को देख लें आप, तो अहमदाबाद के ऊपर वाला जो है वो खेड़ा और नीचे जो है आनंद, और ये 15-16 का इंफॉर्मेशन है। और अगले साल देख लीजिए, मैंने अगले अभी मैप बदलूंगा तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत बदलावट होती है। तो मगर पूरा इंडिया का जो बड़ा वाला जो पाई चार्ट है बिल्कुल ऊपर लेफ्ट में, जो 15-16 का है लगभग 30%, और फिर 16-17 का 30% से थोड़ा ज्यादा, मगर लगभग उतना ही। तो हम ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि एक एक क्षेत्र में काफी बदलावट होने की संभावना होती है, मगर लगभग आप पूरा का पूरा इंडिया का और नेपाल का जो सारस का पॉपुलेशन देख लें, लगभग 30-40% जो जोड़े हैं वो हर साल बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारा एक मुद्दा ये है कि पता करना कि सारस ज्यादा कहाँ पे देते हैं, कम कहाँ पे देते हैं, क्योंकि विलुप्त होते हुए प्रजाति के लिए ये बहुत ही एक आवश्यक चीज होती है हम लोगों को पता करने का। तो हम लोगों ने गुजरात में बैठ के काफी हर जगह में कर रहे हैं, मगर ये एग्जाम्पल मैं आपको गुजरात का दे रहा हूँ। एक तो होता है वेटलैंड्स, क्योंकि सारस को वेटलैंड का प्रजाति बताया जाता है। तो ये पूरा आनंद खेड़ा का पूरा वेटलैंड्स हम लोगों ने मैप कर लिया कि कितना कितने क्षेत्र में कितना हेक्टेयर्स का वेटलैंड है। तो अगर आप इसके ऊपर सारस के जोड़े लगाएंगे, जो दूसरा मैप में है, हर एक जो सर्कल है आपको याद होगा कि एक एक जोड़े का है, और इसमें हमने ये भी देखा है कि कौन से जोड़े हर साल बच्चे देता है, वो काले में है, और जो हर साल नहीं दे पाता है वो व्हाइट में है, और बीच वाला जो है वो ग्रे में है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा जरूरत नहीं है कि जहां पे सारस ज्यादा बच्चे दे रहे हैं वहां पे वेटलैंड ज्यादा हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एक ही क्षेत्र में सारस मिलेगा आपको आनंद खेड़ा में, और जगह में जो है सारस मिल नहीं रहा है, और हमने जो है पूरा का पूरा एरिया हर साल कवर करते हैं। और इसका कारण क्या है? तो अगर आप दूसरा मैप देखेंगे, ये है जहां जहां पे हम लोग रहते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन। और ह्यूमन हैबिटेशन देखते हुए आपको तुरंत पता लग जाएगा कि सारस जो है बिल्कुल ही वेस्ट जो ईस्टर्न क्षेत्र में है वो वहां पे क्यों नहीं आ रहे। ऊपरी क्षेत्र में शायद लग रहा है कि एग्रीकल्चर की वजह से, जो वहां पे थोड़ा सा ड्राई एग्रीकल्चर है, वेट नहीं है, वहां पे सारस नहीं रह सकता है। तो फिर हम लोगों को ये भी देखना था कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इक्वल है। तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल अगर आप ग्राफ निकालेंगे तो ऐसे दिखता है सारस का। तो सबसे ऊपर वाला ग्राफ ये दिखा रहा है कि जहां जहां ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ता गया, जिस ग्रिड में जो हेक्सागोनल एक ग्रिड था, जिस ग्रिड में हैबिटेशन ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ता गया, वहां वहां जो सारस का जो बच्चा प्रजनन करने का जो संभावना थी वो बहुत ही घटती गई। और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि एग्रीकल्चर जहां जहां पे बढ़ता गया वहां पे जो है सारस बहुत अच्छी तरह से बच्चे को जो है संभाल सकता है, और ब्रीडिंग सक्सेस उनका काफी हाई है। और एक और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज जो कंजर्वेशन पॉलिसी के लिए बहुत एडवांटेज है, वो सबसे नीचे वाला ग्राफ आप देख सकते हैं वेटलैंड्स का।
ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वेटलैंड्स हो तो सारस जो है उनका बच्चे देने का जो संभावना है वो बढ़ते जाए। एक 200 हेक्टेयर के आसपास एक एक ग्रिड जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। अगर 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में 200 या 300 हेक्टेयर का वेटलैंड हो अलग अलग साइज का, तो उतना उतना सा ज्यादा होने का कोई ज्यादा सारस को एडवांटेज नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, बस हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम 200 to 300 हेक्टेयर्स एक एक 10 स्क्वायर किलोमीटर में अगर वेटलैंड्स हो तो वो सारस के लिए बहुत ही ऑप्टिमल यानी बहुत ही प्राइम एरिया हो जाता है। और वहां पे एग्रीकल्चर भी अगर साथ साथ है तो सारस के लिए बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इंडिया में वापस आऊंगा बाद में, मगर अभी थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का दिखाना चाह रहा था कि ये क्योंकि एक नया स्टडी है, क्योंकि वहां पे किसी ने भी सारस के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्टडी किया नहीं है। तो जो ब्लैक में है उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे सारस के साथ साथ ये भी प्रजाति है, तो सारस जैसे दिखता है मगर इसका नाम है ब्रॉलगा, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो इस मैप को मैं ये दिखाने के लिए चाह रहा था क्योंकि ये जो नामे लिखे हुए हैं, हमारे काम करने से पहले बस इतने ही पता था कि यहाँ यहाँ पे सारस अंडा देता है। इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता था सारस के बारे में कि वो अंडा देने के साथ साथ उनका इकोलॉजी क्या है। तो हम लोगों ने पहली बार वहां पे 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पहली बार वहां पे हम लोगों ने बड़ा बड़ा सर्वे करके उस एरियाज में अभी सारस का इकोलॉजी समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा एक डिजाइन है, 2-3 एरियाज हमने चूज किया है, और फिर जो बड़ा जो नक्शा है उसमें आप देख सकते हैं कि सारस और ब्रोलगा दोनों साथ साथ आपको मिलेंगे हर जगह। जहां भी ये क्रेन है दोनों प्रजाति हर जगह मिल रहे हैं इस क्वींसलैंड के एरिया में। तो ऊपर वाला जो फोटो है वो ब्रोलगा का है, नीचे वाला जो फोटोग्राफ है वो सारस का है, और वो हमारे सारस के जो हमारे इंडिया में जो सारस है उसका जेनेटिक्स उसके लगभग सेम है, तो सेम प्रजाति वही है। तो अगर आप देखेंगे ये जो रेड वाला है, ये रेड उन एरियाज है जहां पे हम लोगों ने अभी काम किया है, और जो बड़ा बड़ा डॉट्स है वो एरियाज है जिसमें हिस्टोरिकली पता था कि सारस है। और आप देख सकते हैं हमारे नक्शा से कि एक सर्वे से ऑस्ट्रेलिया का जो सारस का इंफॉर्मेशन है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये दिखा सकता है कि काफी सारे एरियाज है पूरा दुनिया में जहां पे इतना बड़ा प्रजाति का भी इंफॉर्मेशन है नहीं। और छोटे छोटे सर्वेज भी अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करेंगे तो काफी हद तक आप उस प्रजाति के बारे में समझने का आप प्रयास कर सकते हैं, और उसको जो है पॉलिसी और कंजर्वेशन में आप मदद कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही, जिस एरिया में सारस रहता है उस एरिया में एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिटीज और टाउन्स बहुत ही कम है। तो इस तरह का विशालता आपको देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट और इस तरह का जो एरियाज है वहां का। जो एक आप लोगों को पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा एक सिस्टम ये है कि यूकेलिप्टस और टर्माइट्स, यूकेलिप्टस का जो लीव्स वगैरह है उसको ब्रेक डाउन करने में टर्माइट्स मदद करती है। तो हर जगह जहां पे सारस रहता है वो ओपन एरियाज नहीं है जैसे इंडियाज में है, मगर इस तरह का जंगल है। और बीच बीच में जो ब्राइट ग्रीन है वहां पे दलदलीय क्षेत्र, वेटलैंड्स, पॉन्ड्स वगैरह है जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के साथ साथ। और आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रजाति है 800 के लगभग प्रजाति यूकेलिप्टस का वहां पे मिलते हैं। तो 800 प्लस प्रजाति के आसपास और उनके बीच में सारस वहां पे रहती है। तो ये एक अलग एक यूकेलिप्टस का जो प्रजाति है उसके साथ जो तालाब है उसका एक एग्जाम्पल है। ये भी एक बहुत ही सुंदर जो दलदलीय क्षेत्र हो जाता है जहां पे सर्वे करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र पानी से भर जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे सारस को काउंट करना क्यों इतना मुश्किल है, क्योंकि पेड़ के राइट हैंड साइड में आपको एक दिख रहा है। फिर हम लोगों ने हमारे व्हीकल के ऊपर चढ़ के, मैं उसका भी आपको फोटो दिखाऊंगा, कि व्हीकल के ऊपर चढ़ के फिर काउंटिंग किया कि वहां पे 30 से ज्यादा सारस वहां पे घासों में घुसे हुए थे। तो वहां पे सारस के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है और गुजरात, यूपी वगैरह में काम करना बहुत आसान है। तो हम लोगों को क्योंकि सिटी से दूर रहना है तो पूरा का पूरा जो चीज हमें 1-आध महीने के लिए चाहिए वो हम एक व्हीकल में ले लेते हैं। टेंट होता है, सब कुछ होता है, खाने के लिए चीज भी हम लोगों को हफ्ते में एक बार टाउन में जाना पड़ता है। तो हम लोग जो रहते हैं रात में, तो इस तरह का एरिया में हम लोग रहते हैं। और वहां पे क्योंकि आबादी इतना कम है और कोई कार्निवोरस एनिमल या ऐसे टाइगर वाइगर और हाथी वगैरह नहीं है, और सबसे बड़ा जानवर वहां पे तो कैंगरू है। तो कैंगरू तो आदमी के ऊपर कुछ करता नहीं है। तो इस तरह का एरिया में रहने का हम लोगों को बहुत ही लकी मैं महसूस करता हूँ वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाने का। तो इस एरियाज में जाके हम ये हमारा जैसे एक नाइट हॉल्ट का एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। और हम लोग टाउन में जाते हैं सिर्फ शॉपिंग करने के लिए और फ्रेश वाटर के लिए और फिर बिल्स वगैरह जमा करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट वगैरह वहां पे बिल्कुल ही आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और पानी के लिए भी हम लोगों को जो भी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, क्योंकि वो पब्लिक में पानी मिलना वहां पे बहुत मुश्किल है जो पीने लायक हो।
तो इस तरह का साइनेजेस बहुत होते हैं जब हम हमारा सर्वे बिल्कुल ही बरसात के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि रोड्स वगैरह बहुत बंद रहती है, मगर हम लोग खैर उस साइंस को ज्यादातर फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा काम तो जारी रखना है। तो रिवर्स वगैरह को हम लोगों को जीप वगैरह में क्रॉस करना पड़ता है, काफी रिस्की है, मगर हम लोग वहाँ पे जो लोकल हमारे जो मित्र हैं और हमारे कोलैबोरेटर्स हैं वो उस एरियाज को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस चित्र में अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको हो सकता है कि तालाब के बीच में एक सारस दिखे, तो फिर हम जहां जहां पे दिखता है तो वहां पे रुक के जो है उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो घास में बीच में चलना और चलना थोड़ा सा वहां पे डेंजरस है, क्योंकि वहां पे मॉनिटर लिजर्ड्स काफी बड़े हैं और 4-5 प्रजातियां हैं। तो इस तरह से काम करना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, और अकेले कभी भी नहीं जाना है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पॉइजनस चीजें हैं फील्ड में। तो मैं आपको बता रहा था कि व्हीकल में ऊपर उठ के देखना पड़ता है, क्योंकि घास होता है और सारस से भी ऊंचा घास होता है, तो हम लोगों को ऊपर चढ़ के चलना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया में सारस के बारे में स्टडीज जो है 1950s 1940s में शुरू किया, और वो लोग भी वही करते थे जो हम लोग आज के दिन में करते हैं, क्योंकि जो वहां का जो हैबिटेट है बहुत ही वर्षों से 200-300 साल से बिल्कुल ही हैबिटेट चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे आबादी बहुत ही कम है और डेवलपमेंट काफी कम स्लो होता है। और हम लोगों को ये देखने को मिला कि जैसे इंडिया में होता है कि दो नेबरिंग जो टेरिटरीज है वहां पे वो लोग मिलके जो है अपना जो कॉलिंग करते हैं, वो सेम चीज हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला। और ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार फाइंडिंग है कि वहां पर भी जो सारस जो ब्रीडिंग करते हैं वो टेरिटोरियल है। वहां पर भी 1 या 2 चिक होते हैं, और अभी हमारे मित्र ने बताया कि इस साल 3 चिक का 1 या 2 मिले हुए हैं। तो वहां पर भी सेम सिस्टम है जो इंडिया में चलता है, मगर हैबिटेट देखिए कितना अलग है। तो सारस बहुत ही एक एडजस्टेबल जानवर है, जो अगर उसको कुछ हानि ना पहुंचे और उसको खाने के लिए मिल जाए तो वो काफी सारे हैबिटेट्स में रह सकती है। तो इस तरह का क्षेत्र में बहुत ही कॉमन है। और ये जो आप देख रहे हैं वो एक एरिया है जहां से जो है मिट्टी निकाला जा रहा है रास्ते बनाने के लिए। जब मिट्टी निकालते हैं तो वो बरसात में भर जाता है, और वो एरिया सारस एक जोड़े के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। और वो पानी से ऑस्ट्रेलिया में बहुत दूर रहना पड़ता है, क्योंकि वहां के जो मगरमच्छ है वो छलांग लगाते हैं। तो और वो काफी सारे लोग हर साल मरते हैं मगरमच्छों की वजह से। तो हम लोगों को बिल्कुल ही गाड़ी में नहीं उतरते हैं जब हम इस तरह का एरिया में पहुंचते हैं। और ये छोटा छोटा जो नदियों का जो रह जाता है उनके भी बीच में आप देख रहे हैं कि रिपल्स हैं, वहां पर भी शायद एक मगरमच्छ था, तो हम लोग वहां से पीछे हट गए। तो इस तरह का एरिया जो पूरा का पूरा मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखाया, वो पूरा एरिया वाइल्ड नहीं है, मगर वो जानवरों के लिए बचाया गया है, क्योंकि वहां पे जो है फार्मिंग होता है कैटल का। तो कैटल फार्मिंग की वजह से वो पूरा क्षेत्र अभी भी जो है बिल्कुल ही ऐसे ही वाइल्ड जैसे है। और वो कैटल फार्मर्स की वजह से, जो जैसे इंडिया में हमारे फार्मर्स अच्छी देखभाल करते हैं हमारा पूरा जो सिस्टम को और कंट्री साइड को, वहां पे जो कैटल फार्मर्स है वो वहां का ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र को इतना अच्छा देखभाल करते हैं कि सारस के लिए वो बहुत ही अच्छा हैबिटेट हो गया है। इस तरह का क्षेत्र देखने के लिए आपको वाइल्ड लग रहा होगा, मगर ये पूरा का पूरा जो है कैटल से भरा हुआ है, और लाखों के संख्या में कैटल यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो बहुत ही होशियारी से जाना पड़ता है। मगर वहां पे हमें यह देखने को मिला कि ब्रीडिंग सक्सेस जो है दोनों ब्रोलगा और सारस का उस साल में 50% से ज्यादा थी, और सारस का तो ऑलमोस्ट 70% के लगभग थे। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रजाति इतना जोड़े एक चिक्स को सक्सेसफुली उन्होंने रेज कर दिया, कभी भी पूरा दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये एक अच्छा एक रिकॉर्ड बन गया है कि सारस को अगर आप कंडीशंस अच्छा देंगे, वो भी जो है बहुत ही अच्छा चिक्स को प्रजाति को रेज कर सकती है। और ये भी हम लोगों को देखने को मिला कि सारस और ब्रोलगा का जो है इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है वहां पे। तो ये एक सारस एक ब्रोलगा के साथ एक टेरिटरी बना दिया है, और उन लोगों का जो चिक्स भी निकल रहा है। और ये है सरोलगा, हम लोग बोलते हैं इसको सरोलगा, क्योंकि वो ना सारस है ना ब्रोलगा है। और ये भी चिक्स निकाल रही है या तो ब्रोलगा के साथ या तो सारस के साथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो जिसको इंटरस्पीशीज इंटोग्रेशन बोलते हैं। और ये एक विलुप्त होते हुए प्रजाति का थोड़ा सा एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि उसका जो जेनेटिक कोड है उसको वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा हो। मगर हम लोगों को देखने को मिला ये बहुत ही रेयर है ये चीज। और 1000-2000 जोड़ों में जो है आपको 2 या 3 जोड़े ऐसे मिलेंगे जो सारस और ब्रोलगा का मिक्स हो। तो इंडिया वापस आते हैं, जहां पे जो है जैसे वहां पे कैटल के साथ सारस रहते हैं, यहाँ पे किसानों के साथ सारस हमारा रह रहा है बहुत ही सालों से, जैसे मैंने दिखाया आपको। और सारस के साथ साथ उसको इसलिए मानना चाहिए अम्ब्रेला स्पीशीज, क्योंकि सारस के साथ साथ जो वेटलैंड्स का जो प्रजाति है, जो खेतों में भी हमारे इंडिया के खेतों में भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रजाति ऐसे हैं जो हमको अब पता लग रहा है कि सारस के एरिया में बहुत अच्छा डाइवर्सिटी मिलता है। और उनके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग सारस के साथ
रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेटलैंड्स का और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करना चाहेंगे कि ये इतना बढ़िया क्षेत्र हमारे एग्रीकल्चरल एरिया दोनों सारस और किसानों के लिए कैसा है। तो इस तरह का अगर आप फोटो मुझे 10-15 साल पहले दिखाते तो मैं सोचता कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है वेटलैंड का, क्योंकि एक वेटलैंड ड्राई हो गया है और जो गांव वाले जो है उसके ऊपर का जो क्ले उसको उठा उठा के जो है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। तो 15 साल पहले अगर आप मुझे इस तरह का फोटो दिखाते तो मैं बोलता कि ये वेटलैंड का डिस्ट्रॉय हो रहा है। मगर अब हमको समझ में आ रहा है कि सारस का यूपी जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा पॉपुलेशन में रहने का कारण ये है कि किसान जो है इस तरह का चीजें कर रहे हैं वेटलैंड्स पे। आप सोचिए कि अगर हर साल इसको नहीं निकालते हैं तो ये वेटलैंड भर जाता और ये खेत बन जाता, या खेत से भी जो है ज्यादा बन जाता। तो इस तरह का चीजें जो वो लोग कर रहे हैं, अब हमको समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, तो वो हम इकोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट होते हुए इसको समझने का जरूरत है कि इसका एक्चुअली क्या इससे पॉजिटिव हो रहा है या क्या इससे नेगेटिव हो रहा है। और थोड़ा सा हम लोगों को इंट्यूटिवली इसको प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम ना मान के ये देख के चलना चाहिए कि यहाँ पे इतना संतुलन कैसा है इस एरिया में, जिसमें यूपी और खेड़ा आनंद में जैसे आबादी है, उस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े इतने प्रजाति कैसे रह रहे हैं, और लोग जो कर रहे हैं उनका जो है एडवांटेज सारस जैसे प्रजाति को कैसे मिल रहा है। उनका थ्रेट्स के बारे में अगर बात करें तो इस फोटोग्राफ में देखने को मिल रहा है कि काफी सारे प्रजातियां हैं सारस के बारे में, मगर पीछे आप देखेंगे कि फिशिंग बहुत हो रहा है। तो ये एक रिजर्वायर में इलीगल ठेका निकाल दिया गया है, और वहां पे जो है जो बहुत जल्दी फिश बढ़ते हैं उसको ले आके फिंगरलिंग्स भर लेते हैं, और फिर वहां पे फिशिंग का जो डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा है। ये चीज तो जो लोग गुजरात से है इस फोटोग्राफ्स को तो पहचानते ही होंगे कि इलीगल कन्वर्शन जो हो रहा है वेटलैंड्स का खेतों में या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, या लीगल हो या इलीगल हो, ये काफी हद तक काफी मात्रा में पूरा इंडिया में हो रहा है। और इसको कैसे करें क्या करें वो हम लोगों के भी समझ से बाहर है, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है और हमारे पॉलिसी इसको अलाउ नहीं करती है कि बहुत ही आसान रूप से इसको हम लोग कंजर्वेशन को कर सके। और मैं कह रहा था कि तालाब को जिस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि सिंघाड़ा लगाते हैं, सिंघाड़ा के लिए पूरा पॉन्ड को डीप कर देते हैं और बहुत सारा पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो ये सारस के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। और लेफ्ट में तो बहुत छोटा छोटा पॉन्ड को भी जो है यूपी बिहार जैसे क्षेत्र में छोड़ते नहीं है, और वहां पे इतना फिशिंग और इतना डिस्टर्बेंस होता है कि कोई भी जानवर वहां पे रह नहीं सकता है। और सबसे बड़ा थ्रेट जो हमने आनंद और खेड़ा के हिसाब से आपको ग्राफ से भी दिखाया और 5-10 साल से हम लोगों ने काम करके निकाला है, वो है अर्बनाइजेशन, यानी हर जगह जो है घर बनना, टाउन बनना। और अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो चलती है, जो सीधे रास्ते बनना, रेलवे लाइन बनना, वो सारा इसके लिए काफी हानिकारक है और परमानेंट रूप से ये हानिकारक है। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, ये तो सारस के लिए बहुत ही नेगेटिव है। और गुजरात में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हर साल कितने जानवर, सारस ही नहीं मगर फ्लेमिंगोज और काफी सारे जो प्रजाति है वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स से टकराते हुए मर रहे हैं। और हम लोगों का जो अर्बनाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पॉलिसी है वो सारस जैसे प्रजाति के बारे में चिंता ही नहीं करता है। तो सारस, मगर ये देखिए इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि सारस ने भी एडजस्ट कर लिया है कई जगह में, और इतना सारा वायर्स होने के बावजूद ये जो जोड़ा है इसको मैं 1998 से इसको फॉलो कर रहा हूं, और हर साल 1 या 2 चिक्स वो रेस कर लेती है। जब नए वायर्स आते हैं, जैसे लेफ्ट में जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि नया एक बिल्कुल ही नया इलेक्ट्रिसिटी वायर बन रहा है, वो सबसे डेंजरस है सारस के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वायर्स हैं वहां पे। तो इस तरह का जो एक्सीडेंट होने का संभावना है वो नए वायर्स में सबसे ज्यादा होते हैं, और हम लोगों को शायद एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि वायर्स वहां पे न ले जाएं जहां पे बहुत ज्यादा वाटर बर्ड्स हो। एक और थ्रेट, ये 2007 का थोड़ा सा पुराना मैप है और इतना तो SEZ नहीं हो पाया है, मगर एक दूसरा एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडियन कंट्री साइड के लिए जहां पे सारस जैसे प्रजाति रहती है, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और इन जोन्स को उस क्षेत्र में बनाया जाता है जहां पे ना जंगल हो, थोड़ा सा किसानी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मगर वो क्षेत्र सारस जैसे जानवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि कई एरियाज यूपी में, जैसे ऊपर राजस्थान, हरियाणा में और फिर गुजरात में कई एरियाज ऐसे हैं जो SEZs आ भी रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेलवेज वगैरह, वो आ रहे हैं वहां पे, जो सारस जैसे प्रजाति के लिए काफी हानि होगी जाते हुए।
जैसे अब इटावा में हम लोग काफी साल से काम कर रहे हैं, तो अगर आप सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो 1990 वाला जो इमेज देखिए, कितना सारा दलदली क्षेत्र है, कितना सारा ग्रीनरी है। और 2010 बनते बनते वहां पे एक एयर स्ट्रिप भी बन गया है, जो बहुत ही फेमस हो गया था कि जब मुलायम सिंह यादव ने वहां पे एक इंटरनेशनल एयर स्ट्रिप बनाने का कोशिश किया था। और आप देख सकते हैं कि 20 साल में कितना डिफरेंस आ गया है कि एक छोटा जगह में, और आप रेड रेड जो देख रहे हैं वो टाउन्स हैं, वो विलेजेस है, और आबादी बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों का कंजर्वेशन का इसमें बहुत सारे स्टाइल चलते हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी का स्टाइल चला था, और फिर बीच में जो है कैरिस्मेटिक मेगा फौना का स्टाइल चला था। तो आजकल का स्टाइल है क्लाइमेट चेंज। तो सब लोग जो है क्लाइमेट चेंज के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वहां पे फंडिंग भी ज्यादा है, वो थोड़ा सा आज की स्टाइल है। मगर सारस के हम लोगों ने बहुत ही केयरफुली इवेल्युएट किया है कि क्या क्लाइमेट चेंज, जिसमें बरसात बहुत बदलावट होती है, वो डेंजरस है, या इस तरह का जो ऊपर आप नक्शे देख रहे हैं वो डेंजरस है। और हमें ये निकल आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो डेंजर है बहुत ही छोटा है सारस के लिए, क्योंकि अगर एक साल आप मान लीजिए कि बरसात थोड़ा सा कम हो गया, अगले साल में वो थोड़ा सा मेकअप कर लेगा। और क्योंकि सारस का जो लाइफ जो उसका लाइफ स्पैन है वो काफी साल का होता है, 50 60 70 ईयर्स का होता है, वो बहुत लंबा जीने वाला प्रजाति है, तो वो मेकअप कर लेगा। मगर इस तरह का जो आप लैंड यूज चेंज देख रहे हैं नक्शे में, अगर वो हो जाएगा एक बार, तो फिर सारस जो है वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो मगर मेरा तो होप पॉजिटिव रहता है कि इंडिया में इतना सारा चेंजेस हो रहा है, मगर ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे किसान है, और किसान का जो सिस्टम यहाँ पे है कि अपना एक खेत को अपना बेटे को दे, और फिर अपना बेटा उनका बेटे को दे, तो हमें तो ये एक ऑप्टिमिज्म है कि सारस जैसे प्रजाति इंडिया जैसे जगह में काफी दिन तक रहेगा। और हमारा जो काम है वो काफी, हम लोग गांव वालों से मिलके वो हम उनको ट्रेनिंग देके उनको हमारा स्टाफ बना के करते हैं। तो ये एक फोटोग्राफ्स उनका अनेक स्टाफ का, कोलैबोरेटर्स का, और जो अलग हमारे जो स्टाफ है वो अलग अलग एरिया में जो काम करते हैं उनका फोटोग्राफ है। और मैं काफी सारे लोगों की वजह से ये हो पा रहा है, तो उन सबका थैंक यू, और आपको भी थैंक यू मुझे आज बुलाने के लिए और इस टॉक देने के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो, या कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं, तो अब हम कर सकते हैं। शांतिलाल जी का नाम देख रहा हूँ। नमस्ते शांतिलाल जी। असली एक्सपर्ट तो गुजरात के तो वही है, और कंदर्प काट जो है। थैंक यू सो मच सर। तो क्वेश्चंस हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉलोअर्स को, अगर कोई क्वेश्चन है तो शेयर करें। मीन टाइम सर, आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हमारे साथ जो आपने बहुत यूजुअल ना अनयूजुअल और बहुत ही प्रीशियस हो आपके पूरे ड्यूरेशन के साथ, तो आप वो शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। जब मैंने पहले पहले यूपी में काम किया था, तो जो भी पुस्तक में लिखा था कि सारस जो है नेस्ट में अगर आप अप्रोच करेंगे वो छोड़ के चला जाएगा। तो जो पहला नेस्ट जो मैंने विजिट किया था वो बिल्कुल ही फ्लोटिंग नेस्ट था। तो मैं पानी में था, और वेस्ट डीप पानी में था, और फिर सारस के पास चलता गया वो, और अंडे के ऊपर बैठा हुआ था। और क्योंकि उस सारस ने तो वो बुक्स पढ़ा नहीं था जो मैंने पढ़ा था, तो उसने जो है नेस्ट के ऊपर खड़ा हो गया और बिल्कुल हमारे ऊपर हमला किया। तो बिल्कुल ही बहुत ही लकी थे कि हम लोग बच गए सारस के वो अटैक से, और गांव वाले सब हंसने लगे कि क्या कर रहे हो बेटा, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। तो वो पहला नेस्ट निकला, और ये लकी था हमारे लिए कि वो पहले नेस्ट में हम बिल्कुल ही केयरफुल हो गए, और फिर उसके बाद जो है हमने सारस को कभी भी ग्रांटेड नहीं लिया। और इस तरह के काफी सारे हादसे हुए जो सारस ने हम लोगों को अटैक किया। 2 सारस मिलके जो है 4 5 लोगों को अटैक कर लेता है उत्तर प्रदेश में। वो चीज हमको गुजरात और राजस्थान में देखने को नहीं मिलता है, हरियाणा में 1 2 जगह में देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, जो आदमी के साथ साथ और एग्रीकल्चर के साथ साथ वो काफी अच्छे पॉपुलेशन हमारे देश में देखने को मिलता है। सर एक मेरा ही सवाल है सर कि एक काफ़ी एक मिथ है या फिर ऐसी मान्यता है हमारे रूरल एरियाज में कि जो सारस होता है वो हमेशा जोड़े में रहता है, तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने बताया, जो आधा पॉपुलेशन है वो टेरिटरी बना के जोड़े में रहते हैं, और जो आधा पॉपुलेशन है वो छोटे बच्चे हैं, उन्हीं टेरिटरीज का जहां से वो भगा दिए जाते हैं, वो अपना जोड़े ढूंढते हैं उसमें, और फिर जोड़े ढूंढने के बाद वो 2 जाके अपना एक एरिया के लिए वो ट्राई करते हैं। तो ज्यादातर जो 50% या 60% जो आप मान लीजिए वो जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, और आप अगर कंट्री साइड में अगर आप 10 15 किलोमीटर जाएंगे तो ज्यादातर आपको जो है जोड़े ही मिलेंगे। और जो फ्लॉक्स देखने को मिलता है वो गुजरात में जो है समर में ज्यादा मिलेगा, मगर उत्तर प्रदेश जैसे जगह में आपको पूरा साल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। कोई क्वेश्चन? यस।
अच्छा, पॉपुलेशन, हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही कम काम हो रहा है। जो हम लोगों ने अभी 3 साल से काम कर रहे हैं तब बस यही है। मगर पहले ये माना जाता था कि वहां पे 5,000 के आसपास है पूरा ऑस्ट्रेलिया में सारस। ब्रॉलगा तो बहुत लाखों में है। मगर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि शायद 5,000 5,000 शायद कम एस्टिमेट है। इंडिया में उसका पॉपुलेशन माना जाता है कि 20,000 के आसपास, मगर ऑलमोस्ट डबल लग रहा है कि ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि ज्यादातर उनका काउंटिंग जो है वेटलैंड्स में होता है। मगर आपने जैसे टॉक में देखा होगा कि उसका वेटलैंड्स में जो पाया जाता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये टेरिटोरियल है। एक वेटलैंड में एक या दो जोड़े रह सकते हैं। तो अगर आपको पूरा कंट्री साइड घूमना पड़ेगा सारस का पॉपुलेशन पता करने के लिए, एक वेटलैंड में जाने से आपको जो पॉपुलेशन पता लग रहा है वो बहुत ही छोटा है। हंटिंग, हाँ, अभी भी हो रहा है। गुजरात में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है और यूपी में भी हो रहा है। ज्यादातर जो है बच्चों को निकालते हैं ये, क्योंकि ये माना जाता है कि बड़ा सारस को खाने में और उसको पकाने में बहुत मुश्किल होता है। उसका फ्लैश जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ज्यादातर इसको चिक्स को मारते हैं। मगर गुजरात राजस्थान जैसे जगह में जो है अडल्ट को भी मारने का जो है एक एक दो कम्युनिटीज हैं जो मानते हैं कि जीप में जाके उनको मारने का जो है उसको बहुत ही महान समझते हैं। ये अभी भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हंटिंग बहुत ही क्वाइटली हो जाता है, हम लोगों को पता नहीं लगता है। और जिन एरियाज में हम लोग अब काम करने लगे हैं, काफी लोगों को पता लग गया कि हम लोग रेगुलरली उस एरियाज में जाते रहते हैं, तो वहां पे बिल्कुल ही हंटिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। मगर जिस एरियाज में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं वहां पे अभी भी हंटिंग हो रहा है। और कॉमन क्रेन्स और डेमोजल क्रेन्स का भी काफी हंटिंग हो रहा है। ये माना जाता है कि नहीं होता है, मगर वो गलत है खाने के लिए। और फिर हर कम्युनिटी का ये नहीं कि ट्राइबल है या राइज हो, हर कम्युनिटी का लोग इसको हम लोग देख रहे हैं कि हंटिंग हो रहा है। उतना नहीं हो रहा है जितना इसका पॉपुलेशन को अफेक्ट होगा, मगर जरूर हो रहा है। हाँ, तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि भरतपुर जैसे वेटलैंड आप लोग जानते ही हैं कि वो एक आर्टिफिशियल वेटलैंड है। और ज्यादातर जो है ये डक हंटिंग के लिए एक प्रिजर्व बना दिया गया था। तो जिन एरियाज में डक्स आते हैं वहां पे पानी बहुत डीप होना पड़ता है, तो वो सारस के लिए उचित क्षेत्र नहीं है। मगर कई जगह भरतपुर में कई ब्लॉक्स है जो काफी शैलो है, जो आप भी चल सकते हैं, सारस भी चल सकता है। तो उन एरियाज में जरूर सारस का जोड़े रह सकते हैं। पहले जो जब इसका बीएनएचएस का और जो पहले पहले जो स्टडीज होता था सालिम अली साहब के साथ और वो सब, हमें कहा जाता है कि वहां पे जो है 8 या 10 जोड़े, कभी कभी 12 नेस्ट उनको पार्क के अंदर मिल जाते थे। आज के दिन में 2 या 3 जोड़े वहां पे है, क्योंकि पूरा भरतपुर का इलाका जो है, भरतपुर, आगरा और वो पूरा इलाका में पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। तो वो जो सराउंडिंग एरिया है, वो सराउंडिंग एरिया की वजह से वहां पे काफी सारा सारस का पॉपुलेशन जो डिक्लाइन है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो इंडिया में है, मैं समझता हूँ कि उसी क्षेत्र में हुआ है। अरे भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है आपने पूछ लिया। कि एस्टिमेटेड तो लोग कह रहे हैं कि 500 से 800, मगर हम मानते हैं कि उससे डबल ट्रिपल होगा। और हम लोग तो जैसे आपने देखा होगा, जो मैप्स वगैरह मैंने दिखाया, एक एक जोड़े को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो पॉपुलेशन एस्टिमेशन नहीं है, मगर ये देखने के लिए कि सारस को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टडी करने का जरूरत है। तो हम लोग पॉपुलेशन पॉपुलेशन एस्टिमेशन कम करते हैं और थोड़ा सा इसका लाइफ हिस्ट्री का जो लॉन्ग टर्म स्टडी है वो ज्यादा करते हैं। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रूप से हम नहीं बता सकते। मगर इस ग्रुप के माध्यम से अगर हम लोग कोविड के बाद अगर हम लोग फिर बाहर जब भी हम लोग बाहर घूमने का मौका मिल जाएगा, और अगर आप लोग इसमें कुछ अपना मदद करना चाहेंगे, तो जरूर मैं तो इंटरेस्टेड हूं कि गुजरात में आप लोगों के साथ मिलके एक कुछ उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन करने का एक एक्सरसाइज करें। तो इसमें अगर आप लोग अगर भाग ले सकते हैं, और जो भी इसका जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उसको वो लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करने का मदद कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग इसका जो है पॉपुलेशन एस्टिमेशन ठीक से निकालने का कोशिश करें। डिफरेंसेस इन नेस्टिंग पैटर्न्स ज्यादा नहीं है। तीनों एरियाज में सारस को पहले दलदलीय क्षेत्र बिल्कुल ही पानी से भरने का जरूरत है। तो सबसे ज्यादा नेस्टिंग जो है जुलाई अगस्त में होता है, जब मानसून का जो है काफी प्रभावित रूप से पूरा इंडिया में चल रहा है। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि गुजरात और राजस्थान में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सारस का काफी कम है। कंपेयर अगर करेंगे आप यूपी से, तो यूपी में कई जगह में सारस का दो दो अंडे, दो दो नेस्ट साथ साथ मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वो दोनों का टेरिटरी बहुत पास पास है। मगर थोड़ा सा ड्राई क्षेत्र में, जैसे सेमी एरिड जो क्षेत्र है सदर्न राजस्थान और गुजरात में, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इनका कम है। तो इसलिए उस तरह का जो इंटरेक्शन जो फोटोग्राफ्स में मैंने आपको दिखाया था कि दोनों जोड़े एक फोटोग्राफ में है, वो गुजरात और राजस्थान में देखने को बहुत कम मिलता है।
अदरवाइज इट्स वेरी वेरी सिमिलर। खेत तलावड़ी जो गुजरात में थे वो बहुत ही कंदर्प, और काफी लोग मुझे बताते हैं कि खेत तलावड़ी ऑलमोस्ट खत्म हो गए, तो उसकी वजह से सारस का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको नेस्टिंग करने के लिए कहीं क्षेत्र नहीं मिल रहा है। हाँ है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने इसको आइडेंटिफाई किया था 2001 2002 में कि ये सबसे ज्यादा है। तो आप जो भी आज के अकाउंट में देखेंगे तो ये फीरल डॉग्स वहां पे लिखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया था। और जैसे लोग जानते हैं, वल्चर्स के जाने के बाद कैटल कैरकेसेस वगैरह अभी भी फेंका जा रहा है, और डॉग्स का पॉपुलेशन अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेडेशन बढ़ गया हो, मगर जैसे मैंने आपको नक्शा में दिखाया था कि ब्रीडिंग सक्सेस हम लोगों ने क्या मॉनिटर कर रहे हैं, उतना नहीं घटा है जितना। अगर फेरल डॉग्स बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते तो ब्रीडिंग सक्सेस जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था वो घट जाना चाहिए था, मगर वो घट नहीं रहा है। तो जरूर हो रहा है, फेरल डॉग्स की वजह से चिक्स जब उड़ने से पहले उनको ले लिया जा रहा है, मगर जिस हिसाब से हम लोगों को डेटा आ रहा है फील्ड से और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, थैंकफुली उतना प्रभावितशील नहीं हुआ है सारस का पॉपुलेशन। सारस गुजरात के खेड़े के परियाज तालाब के पास ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, तो वो, हाँ, तो गुजरात का सिस्टम ऐसा है कि वो सेमी एरिड है, तो समर में पानी इतना कम हो जाता है कि उनको जो बचे कुचे जो भी नदी है या रिजर्वॉयर है या जो भी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो पानी का क्षेत्र है, वहां पे उनको फोर्सिबली वहां पे कॉन्ग्रीगेट करना पड़ता है। तो जिस एरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं वहां पे तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा झुंड मिलता है। और डॉक्टर अशिता मुखर्जी जिन्होंने गुजरात में पहली सारस के ऊपर पीएचडी किया डॉक्टर पराशर्या के अंदर, तो उन्होंने 400 के आसपास, 300 या 350 के आसपास वहां पे उन्होंने सारस का झुंड देखा हुआ है। और अगर आप झुंड का नंबर साल भर साल अगर आप मॉनिटर करेंगे, वो भी हो सकता है कि एक इंडिकेटर हो कि वहां पे पॉपुलेशन स्टेबल है या बढ़ रहा है या घट रहा है। वह 99% तो बाहर है, नेशनल पार्क से बाहर है, तो हम तो ये मान के चल ही सकते हैं कि वो थोड़ा सा उनको टेरिटोरियल होने के बजाय उतना वेटलैंड शायद इंडिया में बचा नहीं है जहां पे पूरा का पूरा सॉरस पॉपुलेशन सिर्फ वेटलैंड में गुजार सके या सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया में गुजार सके। तो उनको तो आउटसाइड एरिया में यूज करना जरूरत पड़ता ही है। मगर जैसे मैंने टॉक में बताया, जैसे गुजरात में देखने को मिल रहा है, जहां जहां पे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कई वेटलैंड्स आपको एक जगह में मिल रहे हैं, तो वो एरिया सारस के लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और कई टेरिटरीज में ऐसे हैं कि थोड़ा भी एक वेटलैंड उनको मिल जाता है तो उन टेरिटरीज में सारस बच्चा बड़े करने का उनका जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो एक वेटलैंड का बात नहीं है, मगर हम लोगों को इसको एक टेरिटरी के हिसाब से देखना पड़ता है कि सारस को कैसे बचाए। पता नहीं हमें, वी डोंट नो किरण। वी डेफिनेटली हैव नॉट सीन, ये जो ब्रीडिंग सक्सेस का जो एस्टिमेट्स हमारे पास है वो बिल्कुल ही घटा नहीं है। जिस हम लोगों ने इसको 2003 के आसपास से काफी बड़ा लेवल पे मॉनिटरिंग शुरू किया है, 2003 से लेके आज तक जो ब्रीडिंग सक्सेस हम देख रहे हैं वर्चुअली अनचेंज्ड है। उसका वजह जो चेंजिंग का है वो रेनफॉल है। जिन जिन एरिया में रेनफॉल बहुत कम पड़ता है तब सारस का ब्रीडिंग सक्सेस बहुत कम हो जाता है, मगर लग नहीं रहा है कि फीरल डॉग्स का अभी तक प्रभाव सारस का ब्रीडिंग पे पड़ा हुआ है। और पॉपुलेशन का तो डिक्लाइन हम लोगों को उतना नजर नहीं आ रहा है, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी एग्रीकल्चरल क्षेत्र है। अडल्ट दे डोंट सीम टू बी एनी नेचुरल प्रेडेटर्स, कोई भी नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं लग रहा है। मगर चिक्स को हम लोगों ने ईगल को बहुत छोटे चिक्स को ईगल्स टेक देम, हैरियर्स टेक देम। There are lots of reports of snakes eating the eggs, but because the eggs are so big, only the egg-eating snake can probably take the eggs because it can unhinge the jaws. But so we don't think it's very real. और कौवे के वजह से the growing population of crows because of garbage, तो कौवे आके अंडे के ऊपर काफी डैमेज करते हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। यस तो जहां जहां पे कैनाल सिस्टम है, जैसे आनंद खेड़ा है, इटावा मैनपुरी है, और आप हरियाणा में देखेंगे कि झज्जर रोहतक है, उन एरियाज में वो सारस का बिहेवियर बन चुका है कि टेरिटोरियल पेयर्स अपना टेरिटरीज छोड़ के जाते ही नहीं है, पूरा साल रह जाते हैं। और उसका वजह यही है कि इरिगेशन कैनाल्स हुआ है। तो आप जानते होंगे कि इटावा मैनपुरी वो क्षेत्र है जहां पे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो इंडियन ऑर्निथोलॉजी का फादर माने जाते हैं, उन्होंने वहां पे इरिगेशन सिस्टम शुरू किया था। तो इटावा मैनपुरी में उनका नोट्स काफी है सारस के बारे में, और उन्होंने एक भी नेस्ट सारस को
खेतों में बनाते हुए नहीं देखा था तब, मगर आज के डेट में 80% ऑफ द नेस्ट दैट वी सी आर इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो काफी सिस्टम बदल गया है उन इरिगेशन सिस्टम की वजह से। सर आपने जैसे बताया कि पॉपुलेशन के लिए पूरा हम सपोर्ट करेंगे सर, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो तो श्योर, इसके बारे में अगर जब कोविड खुल जाता है और इस ग्रुप में और आपके माध्यम से अगर लोग इसमें इंटरेस्ट रहेंगे तो थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो भी करेंगे वो लंबाई के लिए काम आए, क्योंकि जो नक्शा वगैरह मैंने दिखाया आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही केयरफुली काम करते हैं ताकि ये पॉलिसी में भी बिल्कुल ही काम आए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर बहुत ही अच्छा और बहुत ही केयरफुल काम आप नहीं देंगे और एक विजिट के बाद कुछ न कुछ बोल देंगे कि यार घट गया है, कम गया है, वो उसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिसी बदलना बहुत ही बड़ा चीज होती है। तो आपको बहुत ही सॉलिड काम करके देना पड़ेगा ताकि साइंटिस्ट को भी पता लगे और फिर पॉलिसी में उसको इंक्लूड करने के लिए उनके पास बिल्कुल ही सॉलिड इंफॉर्मेशन हो, जो रिलायबल हो, रिपीटेबल हो, और जिस इंफॉर्मेशन की वजह से वो एक एक एरिया में जो करना चाहिए वो कर पाए। कपल ऑफ मिनट, 1-2 मिनट का हम वेट करते हैं सर, अगर किसी और को क्वेश्चन हो तो वेट करते हैं 1 या 2 मिनट के लिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम एंड करते हैं सर। श्योर श्योर, सॉरी मैंने थोड़ा लंबा खींच लिया, मगर मैंने सोचा कि इस तरह का मौका पूरा आप लोगों के साथ बैठने का मौका शायद ही मिले। नहीं सर। सर कोई एक और क्वेश्चन था कि मुझे व्हाट्सएप में एक्चुअली क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि जो सारस क्रेन है वो समर में नेस्टिंग करता है। हाँ, कभी कभी करने लगा है। तो हम लोगों को जो हिस्टोरिकल डेटा आप देखेंगे, जैसे एम्परर जहांगीर का, और फिर जिन लोगों ने 1600 से जो इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, आपको नेस्ट लगभग पूरा साल में मिलेगा। तो हम लोगों ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड्स निकाला, कंदर्प काटजू और जो चित्तौड़गढ़ में यासीन है, तो इन तरह के काफी लोग हैं जिन्होंने 20-30 साल से सारस का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर हम लोगों को देखने को ये मिल रहा है कि जिन सालों में बरसात बहुत अपने नॉर्मल बरसात के समय में बहुत कम हो जाती है, तो उन सालों में सारस फिर से कोशिश करती है विंटर में, समर में, मगर वो वहीं पर कोशिश कर पाती है जहां पे दलदली क्षेत्र हो, जहां पे वेटलैंड्स और पॉन्ड्स वगैरह उसके पास हो। और वो तो आपको वहीं मिलेगा जहां पे कैनाल्स और जो आर्टिफिशियल जो वाटर सिस्टम है। तो ये एक बहुत ही रोमांचक एक इंटरेक्शन बन गया है कि ह्यूमंस की वजह से सारस का रहने का जो पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, वो एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और बल्कि ज्यादातर फार्मिंग की वजह से सारस का पॉपुलेशन काफी साल तक हमारे समझ में बढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ऐसे लग रहा है कि सारस का पॉपुलेशन काफी बड़ा है। अब जो है फिर से वापस जाके घट रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, पानी का काफी बदलावट हो रहा है। और जिस हिसाब से मैंने आपको इटावा का मैप्स दिखाया था, वो विलेजेस बढ़ रहे हैं, और जो अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हो या रेलवेज हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, उसके वजह से जो है अब फिर से जो है सारस का पॉपुलेशन घटना शुरू हो गया है, ऐसे नजर आ रहा है। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, हाँ, तो हम लोगों ने इसके ऊपर काफी काम किया है। अभी मरकरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि सारस के फेदर्स में कितना मरकरी है, क्या है। बहुत ही कम इलाके में ऐसे मिला है कि पेस्टिसाइड की वजह से एग शेल थिनिंग वगैरह, जैसे अंडे के जो शेल होते हैं वो थिन हो जाएंगे, तो जैसे रैप्टर्स में होता है, तो वो एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ होता है कि वहां पे पूरा सिस्टम में पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तक 1998 से मैं काफी साल से कई जगह में इंडिया में काम कर रहे हैं, और कहीं भी हमें जो अंडे का जो शेल है इतना थिन कहीं भी नहीं मिला है कि हम बता सके कि पेस्टिसाइड की वजह से इनको बहुत ही रेगुलर रूप से उनका सिस्टम में चला गया है। मगर सारस को पेस्टिसाइड दूसरी तरह से प्रभावित करती है, और वो है पॉइजनिंग। आपने देखा होगा कि जब वो आजकल चावल या गेहूं लगाते हैं, उसको पेस्टिसाइड में डिप करके लगाते हैं। तो सारस जब उसको चुनने जाता है तो पॉइजन की वजह से मर जाता है, बिल्कुल तुरंत मर जाता है, और उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट वगैरह हम लोग एगशेल थिनिंग वगैरह का इंतजार कर रहे हैं, उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। और दूसरा टाइम जब सारस का मरने का टाइम आता है, वो है जब किसान बिल्कुल ही हार्वेस्टिंग समय से जस्ट पहले उनको बता दिया जाता है कि जाके छिड़काई करो ताकि इंसेक्ट्स ना आए। बल्कि उतना छिड़काई का जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं और देखने के लिए कि क्या किस तरह का फार्मिंग करना चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और पेस्टिसाइड न यूज करने के लिए। और 3 साल में हम लोगों ने एक बार भी पेस्टिसाइड छिड़काई नहीं की है, और काफी अच्छा प्रोडक्शन हम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो एग्रीकल्चरल सिस्टम जिसके लिंकेज पेस्टिसाइड यूजेज इतना बढ़ गया है,
वो लिंक को हम लोगों को तोड़ने का जरूरत है और थोड़ा सा हम लोग डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिए है और एक एग्रीकल्चरल लैंड हम लोगों ने खरीद लिया है ताकि उस पर हम लोग प्रयास कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। और उस लैंड के बगल में एक जोड़ा सारस भी रहता है। तो उसके साथ साथ हमें ये पता लग रहा है कि उतना छिड़काई का शायद जरूरत है नहीं हर जगह। हिरानी साहब, कई तरह के लोग होते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं जो इंटरनेट वगैरह का उपयोग ले सकते हैं, तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनको इस तरह का जो टॉक्स होता है उसका आप शेयर कर सकते हैं। क्रेन फाउंडेशन या नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन का जो वेबसाइट्स वगैरह, जो स्टोरीज वगैरह हमने बनाया है और जो मीडिया में काफी स्टोरीज हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। विकीपीडिया का जो सारा स्क्रीन का एंट्री है वो मैं रेगुलरली उसको अपडेट करते रहता हूँ। तो जो सारा स्क्रीन का एंट्री आपको विकीपीडिया में मिलेगा बहुत ही केयरफुली एडिटेड है और जो भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आता है उसको हम लोग उस पर अपडेट कर देते हैं। तो वो कई सारे इंटरनेट वाले जो माध्यम हैं वो ये अवेयरनेस का एक सोर्स बन सकता है। मगर ये जो अवेयरनेस का जो जरूरत है वो है पॉलिसी मेकर्स का, किसान को भी नहीं। किसान को तो पता है सारस के बारे में कि वो 2 अंडा देता है, 1 अंडा देता है बच्चे होते हैं, क्योंकि वो तो बरसों से देखते हुए आ रहा है। और लोग गलत समझते हैं कि हमको किसानों को बताना जरूरी है, बल्कि पॉलिसी मेकर्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट को जो पेस्टिसाइड बेचते हैं उनका पास हम लोगों को पहुंचने का जरूरत है। और वो कैसे करें, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है उसमें और ये लोग तो माफिया जैसे काम करते हैं पेस्टिसाइड वाले। वो आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी जगह में प्रयास किया हुआ है और माफिया हमारे पीछे आया हुआ है, फिर धमकी मिला है, फिर मारने का धमकी मिला है, वो सब हुआ है। तो डेवलपर्स और पेस्टिसाइड्स का जो ये गठबंधन हो गया है एग्रीकल्चर के साथ, उसको तोड़ने का जरूरत है। और वो तो बहुत ही बड़ा बात है और वो हमसे और आपसे जो है शायद ही हो पाए। मगर जितना हम इस चीज को केयरफुली करें और पॉलिसी में ले आए, और फिर लोगों का जो गवर्नमेंट में जो बैठते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वाइल्ड लाइफ का नहीं है ये मुद्दा है एग्रीकल्चर का, ये लैंड यूज का, वाटर वेस्ट का और पेस्टिसाइड्स का। तो ये डिपार्टमेंट जो सारस के लिए कामदायक होगा वो वाइल्ड लाइफ वाला बहुत ही कम कामदायक होगा। और जो अलग डिपार्टमेंट है, जो हम लोग नहीं बात करते हैं यूजुअली, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं, हम लोग इन डिपार्टमेंटों के साथ बात बिल्कुल ही नहीं करते हैं। मगर हम लोगों को उन डिपार्टमेंट के साथ बात करना कोशिश करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड वगैरह में जब भी मुझे बुलाया जाता है तो बैठने का कोशिश करता हूँ, ताकि इस तरह का पॉजिटिव स्टोरीज उनको सुनाते हैं हम लोग कि जिस हिसाब से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं वो काफी अच्छा हो रहा है। तो उससे काफी अच्छा प्रभावित हुआ है। यूपी में 2-3 बार हमने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रोकने में चीफ मिनिस्टर के साथ सीधा सीधा बात कर लिया कि इसको आप करेंगे तो बहुत ही हानिकारक होगा लोगों को भी और सारस को भी। तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया है। और इसी हिसाब से राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ वाइल्ड लाइफ बोर्ड में हम लोग बैठते हैं और उस हद तक पहुंचने का जरूरत है हम लोगों को। तो साइंटिस्ट का तो काम होता ही है कि साइंस करना, मगर हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा कि आप अलग पॉलिसी मेकर्स के पास, और जो आपको ट्रेनिंग है नहीं, बेसिकली मुझे ट्रेनिंग है कि साइंस कैसे करना है, वाइल्ड लाइफ के साथ कैसे कह रहा है, मगर जो ट्रेनिंग आपको है नहीं वो आपको सेल्फ ट्रेन करना पड़ेगा। और हर जगह पे हर अपॉर्चुनिटी आपको लेना पड़ेगा काफी सारे अलग डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बातचीत करने के लिए। नहीं, आई मीन वी बीन ऑफर्ड सपोर्ट। काफी स्टेट्स ने हमको ऑफर किया हुआ है। जैसे यूपी में देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट किया हुआ है सारस क्रेन कंजर्वेशन कमेटी, जिसमें मैं फाउंडर मेंबर हूं। उन्होंने ऑफर किया हुआ है। अब तक तो हम लोगों ने सपोर्ट कोई भी गवर्नमेंटल एजेंसी से नहीं लिया हुआ है, मगर इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास काफी था, जो भी जरूरत था वो आईसीएफ से और एनसीएफ का जो और फंडिंग सोर्सेस है उससे मिलता था। मगर अब शायद लग रहा है कि गवर्नमेंट सोर्सेस से लेने का एडवांटेज ये होगा कि हमको उनके साथ साथ डायरेक्टली बात करने का और भी एक तरीका मिल जाएगा। वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि वो पॉलीगामिस है कि नहीं। बस हमें ये पता है कि वो एक जोड़े जब बन जाता है तो वो उसी टेरिटरी में वो जोड़े रहता है। जैसे हमने बैंडिंग भी शुरू कर दिया है और काफी सारे सारस आपको मिलेंगे जिनको फ्रैक्चर हो गया होगा और उनका जो है फ्रैक्चर हील हो गया है, मगर वो स्कार आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर आप बाइनोकुलर से देखेंगे तो पैर में जो है थोड़ा सा कट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि वही जोड़ा आपको हर साल वही मिल रहा है। तो ये तो हमें पता है कि वो साथ में रहते हैं। मगर जो जेनेटिक स्टडीज किया हुआ है वो सैंडहिल क्रेन्स के ऊपर किया हुआ है यूएस में, और सैंडहिल क्रेन्स में ये देखने को मिल रहा है कि जोड़ा तो वही रहता है। तो एक मेल एक फीमेल जो है वो जोड़ा तो अपने टेरिटरी में वही रहता है, मगर फीमेल जब अंडे देती है उसका बाप जो है कोई और क्रेन है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैंकी पैंकी, बहुत सारा जो है इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं वहां पे। हम लोग इसके ऊपर, सारस के ऊपर इसका इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे क्योंकि हमारे गांव में ये माना जाता है कि ये दोनों साथ में रहते हैं। तो सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी ये दिखाने के लिए कि ये पॉलीगैमस है या मोनोगैमस है, सिर्फ उसके लिए हम पूरा सिस्टम को क्यों बिगाड़े जो सारस के लिए इतना ब्यूटीफुली काम कर रहा है। और आपको साइंटिफिक स्टडी के बाद मिलेगा क्या? आपको ये देखने को मिलेगा कि 46% पॉलीगैमस है।
या 50% पॉलिश, जो भी आप परसेंटेज निकालना चाहोगे वो निकाल दो। तो मगर उससे जो हानि हो सकता है वो काफी ज्यादा है। तो इसलिए उसके वजह से इंडियन कल्चर का, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम हमारे स्टडीज को डिजाइन करते हैं, ताकि हमारे जो फाइंडिंग्स है वो सारस को बचाव पे काम आए, ना कि सिर्फ एक साइंटिफिक पेपर लिखने के लिए। तो किसी ने लाइफ स्पैन ऑफ सारस पूछा है, तो जूज दो जो जूज में है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सारस का लॉन्ग टर्म स्टडी हम लोगों ने अभी शुरू किया है। तो हमारे बाद जो लोग आएंगे उनको पता लगेगा कि ये सारस कितना देर वाइल्ड में जिएगा। मगर जूज में जो है 50-60 ईयर्स का सारस अभी भी जिंदा है। और सबसे जो ओल्ड क्रेन है वो साइबेरियन क्रेन था, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स का था जब वो मरा था। तो काफी लंबा है इनका लाइफ स्पैन, एटलीस्ट जू में। और वाइल्ड में मैं समझता हूँ कि 45-50 ईयर्स आराम से ये लोग, अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर से या पेस्टिसाइड से इनका कुछ नुकसान ना हुआ तो आराम से रह सकते हैं ये। अभी तो हमारे पास वो सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया है कि सिटीजन्स जो है इन्वॉल्व हो सके। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि ई बर्ड है और उस तरह का जो आई नेचुरलिस्ट है, अगर आप फोटो लेके वहां पे डाल दे तो वहां पे इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अभी तक हमारा मुद्दा ये नहीं रहा है कि पूरा का सिटीजन्स को डेटा कलेक्शन में भी भाग ले, क्योंकि जिस हिसाब से हमें, जिस डिटेल से हमें डेटा चाहिए, उसके लिए पूरा फुल टाइम स्टाफ हम लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। मगर अब ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और गुजरात के एरिया में अगर हम लोग काम करना, वॉलंटियर्स हमें मिल जाए जो हम लोगों के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं अभी कि आप सारस के बारे में कैसे हमारे मदद करें, जब हम बिल्कुल ही रेगुलर सर्वे करेंगे। और अगर इंटरमिटेंटली अगर आप कुछ रिपोर्ट करना चाहेंगे, कि हम ये भी देख सकते हैं कि उसको हम लोग कैसे सेटअप करें। आई थिंक सर अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे आपने बताया, ठीक। तो वॉलंटियर का पूरा हाँ। नेटवर्क और डेटाबेस कलेक्ट करके आपको कांटेक्ट करेंगे, ताकि सारस को कंजर्वेशन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सकें। थैंक यू श्योर सो मच श्योर। सर फॉर जॉइनिंग थैंक यू अस वेरी एंड मच। डूइंग अ ग्रेट सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो कल हम मिलते हैं कोई नए व्यूअर्स के साथ, नए टॉपिक और नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।